स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वह पाल शैली पार्ट 1 में अर्थात भाग 1 में जो है हम पाल शैली का जो है एक प्रारंभिक रूप जाने कि पाल शैली कहाँ से शुरू होती है। अब देखेंगे तो पूरी मध्यकाल की कला जो है पोथियों की चित्रकला रही है जिस पे हम प्रकाश डाल चुके हैं। और जो हम इसमें मुख्य रूप से पाल शैली पढ़ रहे हैं, पाल शैली में हम पहले शासक जो हमारे रहे गोपाल पाल, जो पाल शैली के संस्थापक रहे। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी पुत्र जो है धर्मपाल बनता है और उसके समय में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, जिसमें देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदांतपुरी, सोमपुरी बौद्ध विहारों का निर्माण कराया गया। और उसके बाद आप देखेंगे देवपाल को पढ़ेंगे। देवपाल में ही सबसे ज़्यादा जो है पोथियाँ जो है चित्रित की गई और उसी समय से जो धीमान और वित्तपाल थे पाल चित्र कला शैली के संस्थापक माने जाते थे, जो दोनों पिता पुत्र थे और दोनों जो है बहुत अच्छे कलाकार थे पाल शैली के। देवपाल के बाद अब हम जो अगले शासक के क्रम में पढ़ेंगे वह महिपाल। दोस्तों महिपाल के समय में भी पोथियों का निर्माण किया गया, जिसमें देखेंगे महिपाल के शासनकाल में पोथियों तथा चैत्य स्तूपों का निर्माण कराया गया। यहाँ पे दो मुख्य बात रही कि पोथियों के साथ साथ यहाँ पे चैत्य स्तूपों का भी यहाँ पे निर्माण कराया गया। इसी के क्रम में पाल शैली की जो सचित्र पोथियाँ रही, जो इनके शासनकाल में महिपाल के शासनकाल में जो पोथियाँ चित्रित की गई, उसमें पाल शैली की जो सचित्र पोथियाँ, सचित्र का मतलब जो पोथियाँ चित्रित की गई उसी को हम सचित्र कहते हैं। इसी के क्रम में मित्रों पाल पोथियों के चित्रण का मुख्य केंद्र में हम आएंगे तो जो पाल चित्रकला शैली रहती है उसका मुख्य केंद्र जो है आपका बंगाल रहता है। और उसके अलावा उसके साथ साथ बिहार तथा नेपाल भी केंद्र बनाए जाते हैं। जो पाल शैली का मुख्य केंद्र था वह बंगाल था। उसके अलावा जो है बिहार तथा नेपाल में भी पाल चित्रकला जो पोथियाँ चित्रित हुई उसका केंद्र 3 जगह बनाया गया, बंगाल, बिहार और नेपाल। लेकिन जो मुख्य इसका सेंटर था वह बंगाल था। दोस्तों इसी के क्रम में हम आएंगे जो पूरे ओवरऑल पाल चित्रकला शैली का जो विषय था, जो वहाँ के शासक ने जो पोथियों का निर्माण कराया वह मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। इसके पहले वाले वीडियो में इसके जो बौद्ध धर्म का परिचय रहा उसमें हमने अब बताया है कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 मतों में विभाजित था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो जो पाल चित्रकला शैली के शासक रहे वह मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित जो है चित्रों का यहाँ पे निर्माण करवाते हैं। तो मुख्य विषय इनका बौद्ध रहा और बौद्ध में महायान शाखा से संबंधित जो है पाल चित्रकला शैली का जो है मुख्य विषय के रूप में पूरे जो पाल राजा थे उसको चित्रित करवाए। तो दोस्तों अगली कड़ी में हम आते हैं जो यहाँ पे सचित्र जो चित्रित पुस्तकें हैं जो पाल शैली में मुख्य रूप से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से पाल शैली में चित्रित पुस्तक कौन सी है। तो इसमें दोस्तों 5 जो पुस्तकें हैं मुख्य रूप से चित्रित की गई थी, जिसमें प्रज्ञापारमिता बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि प्रज्ञापारमिता नामक जो है पुस्तक किस शैली में चित्रित की गई, तो वह पाल शैली में चित्रित की गई। तो प्रज्ञापारमिता, दूसरी पुस्तक साधनमाला है, तीसरी पुस्तक पंचाशिखा है। एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्रिएट होता है कि एक चौर पंचाशिका है, एक पंचाशिका है। जो चौर पंचाशिका है वह जैन शैली और राजस्थानी शैली में चित्रित पुस्तक है, लेकिन जो पंचाशिका है वह जो है पाल शैली में चित्रित पुस्तक है। उसके बाद चौथी पुस्तक हमारा है गंधर्व व्यू, 5वीं पुस्तक करणदेव गुहा। ये 5 पुस्तक हमको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है या कभी प्रश्न इस तरीके से दे देता है कि कौन सी पुस्तक पाल शैली में चित्रित पुस्तक नहीं है। तो इस 5 पुस्तकों को हम याद रखेंगे, जो इसमें मुख्य पुस्तक इसकी है प्रज्ञापारमिता। प्रज्ञापारमिता को सबसे अधिक एग्जामों में पूछा गया है। तो ये 5 पुस्तकें हमको याद रखनी है। इसी के कड़ी में चलेंगे जो पाल शैली की मुख्य विशेषताएं हैं
और विशेषता से भी हमको बहुत सारे प्रश्न हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इस पे। जो है जो पाल शैली का पहली विशेषता है, पाल शैली की जो पोथियां हैं वह ताड़पत्र, भोजपत्र, राजपत्र पर चित्रित हैं। जो ताड़पत्र होता है यह एक वृक्ष होता है और वृक्ष की जो छाल होती है उसको उतार के उसकी कटिंग करके उसको सफाई करके उसकी घोटाई की जाती थी, तब जाके उस पे जो है चित्रांकन किया जाता है। ये तीनों का अपभ्रंश मिला जुला नाम वही है। इसी कहीं कहीं इसको ताड़पत्र कहा जाता है, कहीं कहीं इसको भोजपत्र कहा जाता है, कहीं कहीं इसको राजपत्र भी कहा जाता है। तो जो पाल शैली की जो पोथियां रही वह मुख्यतः ताड़पत्र, भोजपत्र और राजपत्र पर ही चित्रित रही। अब मित्रों अगले कड़ी में आते हैं। इसी में जो है जिस पर जब चित्र बन जाते थे तो उस पर देवनागरी लिपि में जो है लेख लिखे जाते थे। जो चित्र रहता था उससे संबंधित जो है किसका चित्र है और इसका मुख्य विषय क्या है, इसमें कौन कौन लोग चित्रित किए गए हैं, तो उसका बाकायदे देवनागरी लिपि में जो है लेख लिखे जाते थे। और जो पोथियां थी पाल शैली में मुख्य रूप से उसमें जो है जो इसकी साइज के क्रम में हम आते हैं तो 22.5 इंच 22.5 इंच जो है लंबे होते थे और 2.5 इंच जो है चौड़े चित्र बनाए जाते थे। तो यह पाल शैली की विशेषताओं के क्रम में हम चल रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं पाल शैली की और क्या मुख्य विशेषता रहती है। अब जो पाल शैली की जो पोथियां हैं वह आकार में लघु हैं, अर्थात छोटा आकार में जो है यहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं। इसके पीछे हमने एक इतिहास बता ही दिया है, क्योंकि बाहर के आक्रांताओं से बचने के लिए जो मध्यकाल की चित्रकला रही वह पोथियों की चित्रकला रही। छोटे आकार में अर्थात लघु आकार में चित्र को बनाया गया था। तो जो पाल शैली की पोथियां थी वह आकार में लघु अर्थात छोटे बनाए जाते थे। और जो अगली कड़ी में हम आते हैं, चित्रों में लाल, नीला, सफ़ेद, काला तथा मूल रंगों के मिश्रण से भी चित्र यहाँ पे बनाए जाते थे। मित्रों मूल रंग लाल, पीला, नीला है और उसके साथ सफ़ेद रंग और काले रंगों का भी प्रयोग किया गया है। अब सफ़ेद रंग, काले रंग कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है, इसी के क्रम में हम आते हैं। जो आकृतियाँ हैं, जो आकृतियों में सीमा रेखा जो है वह तूलिका का मतलब ब्रश से है। तूलिका के स्थान पर जो है निब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहले एक फाउंटेन पेन आती थी जिसमें निब लगा होता था, उसी टाइप का जो है यहाँ पे जो है जो सीमा रेखा, किसमें सीमा रेखा में जो है तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग किया गया। जो बाहरी उसकी सीमा रेखा होती है उसमें निब का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसी के कड़ी में चित्रों के जो हाशिए होते हैं, चित्र को बांटने के लिए, अगर चित्र एक लंबा चौड़ा आयताकार में है तो उसको कई पार्ट में बांटने के लिए जो हाशिए बनाए जाते थे वह उसमें काले रंग से बनाए जाते हैं। यहाँ हर चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सीमा रेखा है वह तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग किया गया है। जो हाशिया है उसमें जो है काले रंग का प्रयोग किया गया है। और चेहरे की बात करेंगे तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जो पाल शैली में चेहरे बनाए गए हैं वह सवा चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। दोस्तों अगली कड़ी में है चित्रों में लिखाई का काम। जो लिखाई का काम है वह काले पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से, यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जो सीमा रेखा है वह तूलिका के स्थान पर नीब का प्रयोग। चित्र में हाशिए जो है काले रंग से बनाए जाते थे और जो चित्रों में लिखाई का काम होता था उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड काले रंग का होता था और उस पर जो है सफ़ेद रंग से जो है लिखाई या चित्रकारी का काम किया जाता है। दोस्तों इसी के क्रम में हम आते हैं जो नामकरण के संदर्भ में तमाम इतिहासकार जो भारत में पाल शैली पे समीक्षा किए उन्होंने इसका अलग अलग नामकरण किया है। दोस्तों नामकरण के पीछे जाएंगे तो हेलन रुपिसो एक जो है पाश्चात्य इतिहासकार रहे। उन्होंने जब पाल शैली पे पूरा रिसर्च किया, शोध किया, तो उन्होंने इस शैली का नाम दिया बिहार शैली। हेलन रुपिसो के अनुसार पाल शैली को बिहार शैली कहा जाता है। यह प्रवक्ता के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उसी प्रकार एक इतिहासकार, तिब्बती इतिहासकार जो थे लामा तारानाथ ने जो है इस शैली को पूर्वी शैली या नाग शैली नाम दिया है। इस
पूरे पाल शैली का नामकरण के पीछे तारानाथ के अनुसार कि यह जो शैली रही मुख्य रूप से यह बंगाल में रही, और बंगाल को आप देखेंगे तो बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो इसी आधार पे क्योंकि इसका मुख्य केंद्र भी पश्चिम बंगाल रहा, तो जो लामा तारानाथ रहे उन्होंने कहा कि इस शैली को हमारे अनुसार इसे जो है पूर्वी शैली कहना संगत होगा। तो तारानाथ के अनुसार इसे नाग शैली या पूर्वी शैली कहा जाता है। हेलन रुपिसो के अनुसार जो है इस शैली को बिहार शैली नाम दिया गया। तो दोस्तों, और जो तारानाथ थे उन्होंने दो प्रकार का वर्ड यूज़ किया है, एक नाग शैली और एक पूर्वी शैली। नाग शैली में मुख्यतः ये लोग नाग देवता की पूजा करते थे, इसलिए इसका नाम जो है इन्होंने नाग शैली कहा। और पूर्वी भारत के पूर्वी छोर में यह शैली मुख्य रूप से विकसित हुई, इसी आधार पे तारानाथ ने इसे पूर्वी शैली का नाम दिया। ठीक दोस्तों, फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।